नमस्कार दोस्तों, बजट के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने एजुकेशन सेक्टर में सरकार ने जो इस साल के बजट में प्रोविजंस किए हैं उनको डिस्कस किया था। तो इस दूसरे लेक्चर में शुरुआत करते हैं हेल्थ सेक्टर से संबंधित प्रोविजंस के बारे में। सबसे पहला तो देखो, वित्त मंत्री ने बोला नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को रोल आउट किया जाएगा। देखो, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम ये कोई पर्टिकुलर स्कीम नहीं है। इकोसिस्टम समझते हो, इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा। इकोसिस्टम मतलब जब देखो ऑर्गेनिजम्स अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वही इकोसिस्टम है। तो डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम मतलब डिजिटल हेल्थ से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, पेशेंट्स हो गए, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे डिजिटली, वो डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम हो गया। समझ रहे हो? सिंपल भाषा में अगर बोलें तो सरकार कहती है कि हम डिजिटल हेल्थ से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जिसमें से देखो सबसे मेन है हेल्थ आईडी। हेल्थ आईडी अब जिसका सरकार ने नाम चेंज करके रख दिया है ABHA नंबर। पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। मैं फिर से बोलता हूं, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। आपको पता है सरकार फैंसी फैंसी नाम रखती है। पहले सिंपल नाम था हेल्थ आईडी, अब नाम चेंज करके रख दिया है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। होगा क्या इस नंबर से? इस नंबर के देखो बहुत सारे फायदे हैं। आप भी रजिस्टर करवा सकते हो। आप डालोगे ना गूगल में तो ऑप्शन आएगा, क्या आप रजिस्टर बनाना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं? देखो यहाँ पे हाउ टू क्रिएट ABHA नंबर। फ्री है, रजिस्टर करने की कोई चार्जेस नहीं है। फायदा क्या होगा? जब देखो आप रजिस्टर कर लोगे ना, तो आपको इस प्रकार का एक कार्ड मिलेगा। उसके बाद आप जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स है ना, उन हॉस्पिटल्स में जाओगे, रजिस्टर्ड लेबोरेटरीज में अपना कोई भी टेस्ट करवाओगे, सारा का सारा जो डेटा है ना आपके इस हेल्थ अकाउंट में जमा होता जाएगा। मतलब कि इस नंबर की सहायता से आपका पुराना जो हेल्थ रिकॉर्ड है ना उसे एक्सेस किया जा सकेगा। तो जाहिर तौर पर काफ़ी फायदे होंगे। आपका सारा हेल्थ रिकॉर्ड एक नंबर की सहायता से अगर एक्सेस किया जा सकता है, तो आपको वो पेपर वाली जो फाइल्स है ना कहीं कहीं लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बार फाइल्स गुम भी हो जाती हैं। पहले डॉक्टर को दिखा के आए थे 2-3 साल पहले, फाइल गुम हो गई, पता ही नहीं लगा। तो सारा रिकॉर्ड एक नंबर की सहायता से एक्सेस किया जा सकेगा। तो अभी कोई भगवान ना करे हेल्थ सिचुएशन हो गई, तो डॉक्टर भी इस नंबर की सहायता से पुराना रिकॉर्ड एक्सेस कर सकेगा। पुराने कौन कौन से डिजीज हैं और कौन कौन से टेस्ट करवाए थे, उनके क्या रिजल्ट आए। तो ये सारे फायदे होंगे हेल्थ आईडी के, जिसका अब नया नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। नुकसान भी है। नुकसान देखो ये है, डेटा अगर चोरी हो गया तो ये इंश्योरेंस कंपनीज वाले तो दिमाग खा जाएंगे, बार बार मैसेज भेजेंगे, अरे आपको ये डिजीज़ है, आप ये इंश्योरेंस करवा लो। इवन डॉक्टर लोग भी, सारे डॉक्टर तो एक जैसे नहीं होते। कुछ हॉस्पिटल्स जो सेल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके भी मैसेज आने लग जाएंगे कि हम आपकी आइज़ हमसे टेस्ट करवाओ। क्यों? क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड हाथ लग गया है उन लोगों का जिनकी आइज़ में कोई ना कोई कमजोरी है। तो ऐसे लोगों के मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे मोबाइल में। अब आपको पता है, डर एक ऐसी चीज़ है ना जिसको दिखा के इंसान से बहुत कुछ वसूला जा सकता है। आपके मोबाइल में कोई मैसेज आए ऐसा, मतलब आपको मान लीजिए चश्मा लगा हुआ है, ऐसा मैसेज आए कि अगर आपने तुरंत ध्यान नहीं दिया तो आंखें आपकी खराब हो जाएंगी। एक बार के लिए देखो डर लग ही जाएगा, इंसान है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगेंगी। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब समझ गए आप इसका मतलब। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार क्रिएट करेगी इस नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में। अब देखो दो चीज़ें याद रखना जिस पर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती हैं। एक तो ये डिजिटल आईडी जिसका नया नाम है ABHA आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर। ये पूरी तरह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। और इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री में पूछ सकती है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रोविजन की जो बजट में किया गया है हेल्थ से संबंधित। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये लॉन्च किया जाएगा क्वालिटी काउंसलिंग के लिए। देखो कोविड-19 में आपको पता है बहुत से लोगों का रोजगार चला गया, एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गई। ऐसी सिचुएशन में ना एंजाइटी, अकेलापन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और मेंटल हेल्थ हमारे देश में ना एक टैबू की तरह है। मतलब कोई बोले ना कि यार मैं डिप्रेशन में हूँ, तो पहला ज़्यादातर लोग जो इंडिकेशन समझते हैं ना, ये समझते हैं कि ये पर्सन कमज़ोर है। कमज़ोर की क्या बात है भाई? जैसे किसी को
फिजिकल हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल हेल्थ से भी संबंधित हो सकती है। इट इज टोटली नॉर्मली। सभी लोग अपने जीवन काल में कभी ना कभी कोई ना कोई मेंटल हेल्थ से संबंधित इशू जरूर फेस करते हैं। फिजिकल हेल्थ पे तो हम ध्यान देते हैं, ये खाना है, ये नहीं खाना है, लेकिन मेंटल हेल्थ पर हम कम ध्यान देते हैं। इसी चीज को एड्रेस करने के लिए सरकार ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। क्या किया है इस प्रोग्राम के अंतर्गत? देखो, 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का एक नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाएगा। यहां पर देखो, नोडल सेंटर होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। और टेक सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी IIIT बेंगलोर। मेंस में भी क्वेश्चन आता है कोई मेंटल हेल्थ से संबंधित, तो उसमें आप ये लिख सकते हो। इसके बाद तीसरा प्रोविजन है इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये प्रोविजन समझने के लिए ना थोड़ा बैकग्राउंड में हम जाते हैं। आपको पता है सरकार ना बहुत सारी स्कीम्स चलाती है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी काफी सारी स्कीम्स हैं। इतने सारी स्कीम्स हैं जहां एक तरफ आपको याद करने में दिक्कत आती है, सरकार को भी मैनेज करने में दिक्कत आती है। तो सरकार ने सोचा क्यों ना इन सारी स्कीम्स को हम 3 अम्ब्रेला स्कीम्स में कैटेगराइज कर दें, यानी एक बड़ी स्कीम और उसके अंदर छोटी छोटी स्कीम्स। सरकार ने यही किया है। सरकार ने ना महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो स्कीम्स है ना, उनको 3 अम्ब्रेला स्कीम्स में डिवाइड करके छोड़ दिया है, क्लासिफाई करके छोड़ दिया है, ताकि इंप्लीमेंटेशन आसान हो जाए। देखो, महिलाएं और बच्चे हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन का 67.7% है, और महिलाओं को एम्पावर करना, बच्चों का ध्यान रखना, जो कि देश का भविष्य है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कौन सी वो 3 मेजर स्कीम्स हैं जिनके अंदर सरकार ने इन सभी स्कीम्स को डिवाइड कर दिया है, डाल दिया है। सबसे पहले है मिशन शक्ति। महिलाओं को एम्पावर करने से संबंधित जो स्कीम्स है ना, जैसे संबल, सवधार गृह स्कीम, नारी अदालत, उज्ज्वला स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समर्थ्य, नेशनल क्रैच स्कीम, ये सारी जो स्कीम्स हैं सरकार ने एक बड़ी अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत डाल दी है, जिसका नाम है मिशन शक्ति। स्पेस में हमने वो एंटी सैटेलाइट वेपन लॉन्च किया था ना, उसका भी ये नाम था मिशन शक्ति, कंफ्यूज मत करिएगा। तो ये जो मिशन शक्ति है, ये महिलाओं वाला है, महिलाओं को एम्पावर करने वाली स्कीम्स हैं मिशन शक्ति के अंतर्गत। अगर जल्दी जल्दी से आपको एक एक लाइन में बताऊं, जो संबल है ना, ये महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित स्कीम है। और सवधार गृह स्कीम, वो महिलाएं जो किसी डिजास्टर से पीड़ित है, वायलेंस से पीड़ित हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए है सवधार गृह स्कीम। उज्ज्वला स्कीम तो महिलाओं की ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए है। समर्थ्य स्कीम वुमेन एम्पावरमेंट की है। इसमें ये सारी स्कीम्स आती हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये मैटरनिटी बेनिफिट से संबंधित है। गरीब महिलाओं को बच्चा होने पर जो मॉनिटरी बेनिफिट मिलता है ना 5,000 का, उससे संबंधित है ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ये सारी की सारी जो स्कीम्स है ना, अब एक बड़ी अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत डाल दी गई हैं, जिसका नाम क्या है? मिशन शक्ति। अब दूसरा बात करें, मिशन वत्सल्य। हमारे देश की सबसे बड़ी देखो एसेट जो है वो है बच्चे, वो कल का भविष्य है। हमारे देश में 472 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनकी एज 18 साल से कम है। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन से संबंधित जो स्कीम्स है ना, वो डाल दी गई हैं मिशन वत्सल्य में। यहां पर देखो, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज। अब वैसे तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन आपको पता है सरकार जो करती है वो बार बार उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। जब पैसे देती है फिर भी कहती है कि हमने अच्छा काम किया, मतलब पुराना है ये। लेकिन सरकार ने अब पैसे एलोकेट किए हैं, तो सरकार फिर से उसको पुरानी वाइन इन न्यू बोतल में करके दिखा रही है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं मिशन वत्सल्य के। हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड इन आवर कंट्री, और बच्चे के डेवलपमेंट के लिए एक सेंसिटिव, स्पोर्टिव और सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम तैयार करना, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के जो प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में विभिन्न स्टेट्स और यूटीज़ की मदद करना, बच्चों से संबंधित जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना। मिशन वत्सल्य में चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित स्टैट्यूटरी बॉडी,
सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस, केयर सर्विसेज, ये सब भी आ जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरी अम्ब्रेला स्कीम की। तीसरी जो अम्ब्रेला स्कीम है वो है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। इस अम्ब्रेला स्कीम में देखो ये सारी जो छोटी छोटी सब स्कीम्स है ना वो आ जाएंगी, जैसे ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आंगनवाड़ी सर्विस, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, नेशनल क्रैच स्कीम। ये सारी की सारी जो स्कीम्स है ना अब एक बड़ी स्कीम के अंतर्गत आ जाएगी जिसका नाम है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। कई कई जगह पे सिर्फ मिशन पोषण 2.0 भी लिखा हुआ है। तो फोकस करेगा ये मिशन पोषण 2.0 मैटरनल न्यूट्रिशन पे, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग नॉर्म्स पे, ट्रीटमेंट ऑफ मैम सैम। मैम सैम का कंफ्यूज मत होइएगा, मैम का मतलब होता है मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन, सैम का मतलब सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, वेलनेस थ्रू आयुष। तो ये सब पर फोकस करेगा पोषण 2.0। ओवरऑल देखें तो सिंपल वर्ड्स में देखो, बच्चों में, एडोलसेंट गर्ल्स में, प्रेग्नेंट वुमन में और दूध पिलाती महिलाओं में जो मालन्यूट्रिशन संबंधित चैलेंजेस है ना उस पर फोकस करेगा यह मिशन पोषण 2.0। तो अब हमने इस प्रकार से ये जो हेल्थ का प्रोविजन था ना इसे भी डिस्कस कर लिया। इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर है क्या, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी का क्या किया है सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स को क्लासिफाई कर दिया है 3 बड़ी अम्ब्रेला स्कीम्स में। और कौन कौन सी हैं वो? मिशन शक्ति, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित स्कीम्स इसमें डाल दी, मिशन वात्सल्य बच्चों से संबंधित स्कीम्स, और पोषण 2.0 इसमें मालन्यूट्रिशन से संबंधित स्कीम्स डाल दी। अब आगे चलें, ये है 2 लाख आंगनवाड़ीज को अपग्रेड किया जाएगा सक्षम आंगनवाड़ीज में। सक्षम आंगनवाड़ी में अब देखो, पहले जो आंगनवाड़ी आपने देखी होगी आप आस पड़ोस में, कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं, ऐसे ही बच्चे आते हैं और उनको थोड़ी बहुत खाने पीने की चीज़ दे दी जाती है। अगर आंगनवाड़ी जो वर्कर है वो अच्छी है तो थोड़ा बहुत बच्चों को सिखा भी देती है, मतलब डिपेंड करता है। तो लेकिन अब ना आंगनवाड़ीज को ऐसा बनाया जाएगा कि वहाँ पे ऑडियो और वीडियो एड वाले जो इक्विपमेंट्स है ना वो भी मौजूद होंगे। अब वीडियो एड वाला इक्विपमेंट तो जैसे कि देखो टीवी हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया, जो भी है, मतलब डिजिटल टीवी स्क्रीन पे देख के, प्रोजेक्टर भी हो सकता है कि बच्चे देख के कुछ सीख सकें, जैसे राइमिंग है, कुछ और है, सामने स्क्रीन पे चल रहा है और बच्चे बैठ के देख सकें वो, तो उनको सीखने को मिलेगा। ऑडियो एड मटेरियल मतलब कुछ उनको सुनने को मिल जाए। तो ये छोटे छोटे अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे ना तो आंगनवाड़ी थोड़ी सक्षम बन जाएगी। उसी को नाम दे दिया गया सक्षम आंगनवाड़ी। कंफ्यूज मत होइएगा, सक्षम आंगनवाड़ी मतलब थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर दिया। तो ये पैसे हैं 2022-23 में सरकार ने कितना का बजट का प्रोविजन किया है कौन कौन सी स्कीम्स के लिए। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के लिए 20,263 करोड़, पीएम पोषण के लिए 10,234 करोड़। कोई नहीं पूछने का, मतलब आमतौर पर ये क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं कि मिशन शक्ति के लिए सरकार ने कितना एलोकेट किया है। बस मेंस में कभी कभार लिखने का काम आ जाता है, बट इतना सब कुछ याद नहीं होता ना, इतनी दुनिया भर की स्कीम्स हैं। अभी देखो अगला भी जो हमारा पोर्शन है वो भी दूसरी वेलफेयर स्कीम से संबंधित है। अभी तक हमने एजुकेशनल स्कीम्स के बारे में डिस्कस कर लिया, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित क्या प्रोविजन हुए हैं, हेल्थ सेक्टर से संबंधित प्रोविजंस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब दूसरे जो वेलफेयर प्रोविजंस है ना अलग अलग सेक्शंस के लिए, उनके बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हर घर नल से जल स्कीम। सरकार ने बोला है 2022-23 में 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को कवर किया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत। हर घर नल से जल, हर घर में नल में जल आए, ये स्कीम है। तो बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक्स डिस्कस करे बिना आगे हम नहीं जाएंगे। देखो मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, करने को तो मैं सीधी ये 7 लाइनें बोलूं और डिस्कशन खत्म, लेकिन फिर फायदा नहीं है ना। डिस्कशन करो तो अच्छे से करो, आपको भी बजट का एक्चुअल मतलब समझ में आए, सिस्टमेटिक ढंग से डिटेल से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। तो हर घर नल से जल स्कीम क्या है? देखो 2022-23 में सरकार ने एलोकेट किए हैं 60,000 करोड़। ये नल से जल योजना स्टार्ट हुई थी 2019 में। नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मकसद ये था 2024 आते आते हर रूरल घर में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, ये मकसद था। और गवर्नमेंट का जो जल जीवन मिशन है ना, जिसके बारे में भी अभी हमने डिस्कस करेंगे, जल जीवन मिशन,
वो एक बड़ी स्कीम है। उस मिशन का पार्ट थी ये नल से जल योजना, 2019 में आई थी नल से जल योजना। मकसद था 2024 आते आते हर गांव के घर में पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। इंप्लीमेंटेशन की बात करें, यूनिक मॉडल है। देखो इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए पानी समिति का गठन किया जाता है, जिसमें गांव वाले होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम पे करेंगे पानी के लिए जो हम कंज्यूम करेंगे। और देखो जो टैरिफ गांव वाले, यानी ये जो पानी की समिति जिसमें विलेजर होते हैं, तो ये पानी की समिति जो टैरिफ फिक्स करती है ना, पानी के दाम फिक्स करती है, वो सेम नहीं होते गांव में हर एक के लिए। अब गांव में आपको पता है कुछ ऐसे बड़े हाउस होल्ड्स होते हैं जिनकी कंजप्शन ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा पे कर सकते हैं, और कुछ पुअर हाउस होल्ड्स भी होते हैं जिनकी कंजप्शन भी कम होती है और क्षमता भी नहीं होती है, और कुछ तो ऐसे हाउस होल्ड्स भी होते हैं जिसमें कोई अर्निंग होती ही नहीं है। तो देखो जो बड़े हाउस होल्ड्स हैं वो ज़्यादा पे करेंगे पानी की कंजप्शन के लिए। जो गरीब घर हैं या फिर जहाँ पे अर्निंग बिल्कुल भी नहीं है, उनको एग्जाम्प्ट भी किया जा सकता है कि भैया आप कुछ मत पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छा कंसेप्ट है। डिसेंट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल में भी आप ये लिख सकते हो, पानी समिति बनाई जाती है जो डिसाइड करती है कि इसको पानी के कितने चार्ज देने पड़ेंगे कंजम्पशन के लिए। जरूर देखो ये है इस स्कीम की, क्योंकि 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी कि 600 मिलियन जो इंडियंस है ना, वो साल में कभी ना कभी हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस फेस करते हैं। बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है क्योंकि वो सेफ वाटर को एक्सेस नहीं कर पाते। स्टडी शो करती हैं हमारे देश में 84% रूरल होम्स अभी भी ऐसे हैं जिनके पास पाइप्ड वाटर की एक्सेस नहीं है, और 70% जो देश का पानी है ना वो कंटामिनेटेड है। इसलिए इस स्कीम को चलाने की जरूरत है, हर घर नल से जल। अब जिस बड़ी स्कीम का ये पार्ट है ना जल जीवन मिशन, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जल जीवन मिशन, इस मिशन में प्लान किया गया था कि हमारे देश में हर एक रूरल हाउस होल्ड को 55 लीटर वाटर प्रोवाइड किया जाएगा पर पर्सन। और किसके थ्रू? पाइप के थ्रू। यहां पर देखो फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन। 2024 तक इस टारगेट को अचीव करना है, और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई, हर घर नल से जल। अब यूपीएससी पूछ ले क्या ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? नहीं, पैसा शेयर होता है, सेंटर देती है 90% और 10% जाता है बाकी स्टेट्स को। लेकिन ये 90-10 का जो रेशियो है ना, ये हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। बाकी जो जनरल स्टेट्स हैं उनके लिए तो 50-50% का पैटर्न है। 50% सेंटर देगी, 50% स्टेट्स देंगे, और यूटीज के लिए सारा का सारा पैसा सेंटर देती है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, हर घर नल से जल। अब इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, टारगेट ये रखा गया है इस साल के बजट में 2022-23 में 80 लाख घर कंप्लीट किए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। तो बेसिक देख लीजिए, ये फ्लैगशिप मिशन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का। लॉन्च किया गया था शुरुआत में 2015 में। अर्बन एरियाज में हाउसिंग की जो शॉर्टेज रहती है ना, उसे एड्रेस करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया था। खास करके देखो ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, लो इनकम ग्रुप्स, मिडिल इनकम ग्रुप्स, इन सब को घर की बड़ी दिक्कत आती है शहरों में, इंक्लूडिंग स्लम डिवेलपर्स, यानी स्लम्स में जो लोग रहते हैं, तो उनको ना पक्का घर दिया जाता है। और टारगेट रखा गया था 2022 तक का। 2022 तक इन सभी एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड्स को पक्का घर दिया जाएगा। 2022 में आपको पता है आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। अगर देखो कवरेज की बात करें तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम है ना, ये सारे अर्बन एरियाज़ को कवर करती है, जैसे स्टैट्यूटरी टाउन, नोटिफाइड प्लानिंग एरिया, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, या फिर कोई और अथॉरिटी जो किसी स्टेट लेजिस्लेशन के अंतर्गत इस्टाब्लिश की गई है, जिसको काम दिया गया है अर्बन प्लानिंग या फिर रेगुलेशन का। अब आपके मन में आया होगा क्या ये सब भी याद रखना है? देखो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये सब प्री के लिए, लेकिन जिस प्रकार से यूपीएससी के क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल, कुछ भी पूछ लेते हैं, तो फिर लॉजिकली देखो इतना सब याद होने का भी नहीं है। उस सिचुएशन में ना थोड़ा सा बस कॉमन सेंस का इस्तेमाल हो गए ही चीज़ें सोल्व होंगी। कितना याद कर लोगे आप? हर चीज़ में फैक्ट्स हैं। मतलब ये जितनी स्कीम्स अभी हमने डिस्कस की, आपको लगता है ये सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है? अब प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा डॉक्यूमेंट होगा डिटेल्ड,
हो सकता है कोई 10-15 पेज का हो सकता है 50-60 पेज का हो, मुझे नहीं पता, मैं तो बता रहा हूँ कई कई स्कीम का ऐसे पूरा पूरा डॉक्यूमेंट होता है। क्या आप हर एक स्कीम का कोई इतना बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ोगे? नहीं। अब यूपीएससी क्वेश्चन पूछने पे आए ना, वो कहीं से भी कुछ भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे लीगल एड से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया था, ओबीसी को कितना लीगल एड मिलता है, एल्डर सिटीजन को कितना मिलता है। अब ये कौन याद रखता है? वो पूरा डॉक्यूमेंट था उनका, उसमें उन्होंने ये दिया हुआ था कि उसकी इतनी इनकम होनी चाहिए तब वो एलिजिबल है ओबीसी की, बूढ़े व्यक्ति की इतनी इनकम होनी चाहिए तब वो एलिजिबल है। तो आप डरने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर देखो ज़्यादा ही कुछ पूछ लिया तो वो तो किसको भी नहीं आएगा। बेकार सा फैक्ट पूछ लिया, वो तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं किसको भी नहीं आएगा। तो यूँ समझ लीजिएगा 200 मार्क्स के बजाय पेपर जो है वो 198 मार्क्स का है, या फिर जितने ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे घटा के मान लीजिएगा। लेकिन जहाँ पे कॉमन सेंस लगाने का मौका मिले ना, कॉमन सेंस जरूर लगाइएगा प्री में, वो सबसे ज़्यादा काम आएगी। हर साल पेपर में 10-20 क्वेश्चन तो कॉमन सेंस लगाने से सोल्व हो जाते हैं। खैर ये पूरा डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या? बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं हाउसेस में जो प्रोवाइड किए जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में, जैसे टॉयलेट्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, किचन। और मिशन जो है ना वो वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करता है। कैसे? जो घर दिए जाते हैं ना वो महिलाओं के नाम पे होते हैं या फिर जॉइंट नेम पे होते हैं। प्रेफरेंस दी जाती है इस स्कीम में डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को, सीनियर सिटीजन्स, एससीज, एसटीज, ओबीसी, माइनॉरिटी, सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर, दूसरे वीकर या फिर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। वैसे इसी स्कीम के अंतर्गत सरकार ने एक और सब स्कीम चलाई है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें रेंटल पर घर मिलते हैं, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ARHCs। कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का ही कंपोनेंट है, आप कह सकते हो, सब स्कीम कह सकते हो। अब देखो ये जो स्कीम सरकार इंप्लीमेंट करती है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 4 तरीकों से इंप्लीमेंट करती है। एक तो इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट प्रोग्राम, स्लम में जो लोग रह रहे हैं उनको सरकार रीडेवलप कर देती है। दूसरा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, इसमें सरकार क्या करती है, आप घर बना लो अपना, हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे, इंटरेस्ट रेट पर हम आपको सब्सिडी दे देंगे। अगर वैसे मार्केट में 7% इंटरेस्ट रेट है तो हम आपको 3% पे दिलवा देंगे, बाकी 4% हम खुद से पे कर देंगे। तो सस्ता लोन मिल जाता है घर बनाने के लिए। अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, इसमें ऐसे होता है जैसे कि देखो ये कोई मोहल्ला है या फिर कोई सोसाइटी है, अब सोसाइटी में ना घर बन रहे हैं, अब घर बन रहे हैं ना 35% घर जो है यहाँ पे EWS कैटेगरी के हैं, तो सरकार बोल सकती है कि आप घर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको 1.5 लाख रुपए की मदद कर देंगे, 1.5 लाख पर EWS हाउस सरकार दे देती है। लेकिन देखो उस सोसाइटी के लिए एलिजिबल होता है जिसमें 35% घर जो हैं वो EWS कैटेगरी वाले होने चाहिए। सबसे लास्ट में है बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन इन्हेंसमेंट। कोई बोलता है कि भैया मुझे नहीं रहना इस प्रकार की सोसाइटी में, मैं तो अलग से अपने मोहल्ले में कोई कहीं पे और अपना घर बना रहा हूँ, वहाँ पे मुझे बनाना है। सरकार बोलती है ठीक है यार, तुम बना लो जहाँ तुम बनाना चाहते हो। सरकार कहती है हम आपको 1.5 लाख रुपए दे देंगे। ये देखो कोई अलग से अपना घर बनाना चाहता है इंडिविजुअल हाउस, तो उसको सरकार कहती है कि 1.5 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वो इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करती है कि ये सही में बेनिफिशियरी है इस स्कीम का या फिर नहीं है, देखती है मतलब इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। ऐसा तो नहीं कि अमीर आदमी है 1.5 लाख रुपए लेने के चक्कर में झूठा अप्लाई कर दिया। क्लेम्स को वेरीफाई किया जाता है अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा। तो ये हमने पूरी स्कीम डिस्कस की, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार कहती है कि हम 2022-23 में 80 लाख घर बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम है PM डिवाइन स्कीम। अब PM डिवाइन स्कीम कहाँ की है? ये नॉर्थ ईस्ट की है। नॉर्थ ईस्ट में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए है। ये देखो बेसिक जानकारी इसके बारे में जान लीजिए। PM गति शक्ति स्कीम हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। कई सारी मिनिस्ट्रीज मिलकर काम करेंगी, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी ताकि डेवलपमेंट जो है वो सिंक्रोनाइज होकर आ सकें। तो नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है काफ़ी वीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर को एड्रेस करने के लिए स्कीम है PM डिवाइन स्कीम। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। इनिशियली सरकार ने 1500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं इसके लिए, और जो प्रोजेक्ट
इंप्लीमेंट किए जाएंगे ना इस स्कीम के अंतर्गत, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के द्वारा भी रेकमेंड किए जा सकते हैं। जैसे मिजोरम कह दे कि भैया ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे मेघालय में ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर दो, तो इस स्कीम के तहत किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस सिंपल है, नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट आएगी, रोजगार मिलेगा लोगों को, टूरिज्म ज़्यादा आएगा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन प्रोजेक्ट्स का जो इस पीएम डिवाइन स्कीम के तहत इंप्लीमेंट किए जाएंगे। जैसे पायलट प्रोजेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बैम्बू लिंक रोड एट डिफरेंट लोकेशंस इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स इन मिजोरम। मिजोरम में अलग अलग जिलों में पायलट बेसिस पर बैम्बू लिंक रोड इस्टेब्लिश किए जाएंगे। अब ये तो यूपीएससी नहीं पूछने वाली है प्री में, और मेंस के लिए एक आधा एग्जाम्पल बहुत है, नाम पता होना चाहिए मेन तो। नॉर्थ ईस्ट के लिए कौन सी स्कीम? पीएम डिवाइन स्कीम। प्री में पूछ सकती है पीएम डिवाइन स्कीम कहाँ के लिए है? नॉर्थ ईस्ट के लिए है। किस लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है एस्पायरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैगिंग ब्लॉक्स ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। देखो आपको याद हो तो कुछ समय पहले सरकार ने ना एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम लॉन्च किया था। मैं आपको याद दिला देता हूँ। हमारे देश के जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं ना, उनकी पहचान की गई थी। 112 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए थे जो देश के सबसे पिछड़े हुए जिले हैं। तो उन पिछड़े हुए जिलों की डेवलपमेंट लाने के लिए ना स्कीम्स कन्वर्ज की गई थी। स्टेट की स्कीम्स, सेंटर की स्कीम्स आपस में कन्वर्ज हों, बेहतर इंप्लीमेंट हों। अगर कन्वर्ज होंगी, स्टेट की अथॉरिटीज़ सेंटर की अथॉरिटीज़ मिल के काम करेंगी, बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा। तो ये सब चीज़ें की गई थी इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो देश के सबसे पिछड़े हुए जिले थे। अब देखो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का ना अच्छा रिजल्ट निकला है। थोड़े से समय में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है। एस्पायरेशनल 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ने हेल्थ, न्यूट्रिशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी। लेकिन अब सरकार कहती है कि बहुत सारे एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। जैसे मेवात मान लीजिए, हरियाणा का एक एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, पिछड़ा हुआ जिला है। अब बाकी जो ब्लॉक्स हैं ना मेवात में, वो तो मान लीजिए इंप्रूव हो गए, लेकिन एक जगह है जैसे नू या फिर फिरोजपुर झिरका, वो मान लीजिए अभी पिछड़े हुए हैं। बाकी जो ब्लॉक्स हैं वो सुधर गए हैं, लेकिन कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ऐसे ब्लॉक्स की पहचान की जाएगी जो अभी भी पिछड़े हुए हैं बाकी ब्लॉक्स के अपेक्षाकृत, फिर उन पे स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। समझ रहे हो? 2018 में स्कीम लॉन्च की गई थी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, पिछड़े हुए जिलों की पहचान की गई थी। लेकिन अब पिछड़े हुए जिलों में भी पिछड़े हुए ब्लॉक्स की पहचान की जाएगी। ये नई चीज है। ये सब होता है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। कन्वर्जेंस सेंटर और स्टेट की स्कीम्स का, कोलैबोरेशन किस किस का? सेंटर का, स्टेट लेवल का और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का। कंपटीशन होता है विभिन्न एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बीच ताकि हेल्दी मोटिवेशन आए। अब इसके बाद एक और चीज है इंपॉर्टेंट जिस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, वो है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम क्या है? देखो जो बॉर्डर पर गांव होते हैं ना, कई बार ना बॉर्डर पे गांव पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि आगे तो दूसरा देश आ जाता है ना। जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पे गांव है, अगली साइड तो दूसरा देश आ जाता है, बिल्कुल आखिरी कोने पे होता है वो बॉर्डर वाला विलेज, इसलिए वहां तक डेवलपमेंट के फ्रूट नहीं पहुंच पाते। तो बॉर्डर के नजदीक जो गांव है ना, उन्हीं में डेवलपमेंट लाने के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में फोकस किया जाएगा नॉर्दर्न बॉर्डर पर। एक्टिविटीज क्या होंगी? विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, हाउसिंग, टूरिस्ट सेंटर, रोड कनेक्टिविटी, डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी, डायरेक्ट टू होम एक्सेस फॉर दूरदर्शन और एजुकेशन चैनल्स, लाइवलीहुड जनरेशन, एडिशनल फंडिंग के लिए भी पैसा, एडिशनल एक्टिविटीज के लिए पैसा दिया जाएगा। ऑलरेडी जो स्कीम्स है उनको कन्वर्ज किया जाएगा। तो ये सब चीजें होंगी इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में। नॉर्दर्न बॉर्डर के लिए लॉन्च किया गया है। नॉर्दर्न बॉर्डर में जो गांव आते हैं ना, वहां पे सपोर्ट दी जाएगी इन सब एक्टिविटीज में। अब इसके बाद लास्ट में दो और प्रोविजंस हैं। एक तो देखो डिजिटल बैंकिंग बाय पोस्ट ऑफिस, 100% ऑफ पोस्ट ऑफिस टू कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम। देखो अभी आपको पता है बहुत सारे पोस्ट ऑफिस जो हैं वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन भी, लेकिन सारे नहीं करते। कुछ पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो टारगेट ये रखा गया है सारे के सारे जो पोस्ट ऑफिस है ना हमारे देश में जितने भी हैं, वो डिजिटल बैंकिंग प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि
पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट है तो आप उससे पैसे भेज सकते हो, ना सिर्फ दूसरे पर्सन के पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में बल्कि दूसरे बैंक अकाउंट में भी। तो ये इंप्लीमेंट हो जाएगा जल्द ही। हमारे देश के सभी जो पोस्ट ऑफिस है ना वो डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने लगेंगे जल्द ही। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस है, इंटरनेट बैंकिंग का लाभ हम सब तो उठाते हैं, लेकिन आज भी ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट बैंकिंग के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो इंटरनेट बैंकिंग का लाभ जो है ना देश का सभी जो वर्ग है ना वो उठा सके, इसलिए जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं ना जैसे SBI, PNB, ये सब शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, इवन HDFC, ICICI भी। तो ये शेड्यूल्ड बैंक्स 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश करेंगे 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। 75 इसलिए क्योंकि आज़ादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं। मकसद ये होगा इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट बैंकिंग का लाभ उठा पाएँ, ये इंश्योर करना। तो इस प्रकार से हमने ऑल इंक्लूसिव जो वेलफेयर स्कीम्स है ना उनके बारे में डिस्कस किया। आज हम हमारी डिस्कशन को यहीं रोकते हैं और फर्दर जो भी हमारा बजट बच गया है उसे भी हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। पिछले 1-2 हफ्ते हम नहीं कर पाए, उसके लिए सॉरी, जेन्युइन दिखते थे इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, जितना भी बजट बाकी है उसको जल्द से जल्द डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।